नेक्स्ट चैप्टर आता है कैश फ्लो एनालिसिस। एक वित्तीय वर्ष के अंत में कितना रोकड़ शेष की में आवश्यकता होती है, उस रोकड़ शेष की आवश्यकता को की गणना करना कैश फ्लो एनालिसिस कहलाता है। इसमें दो वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट एवं लाभ हानि खाते को लेकर उनकी आपस में तुलना की जाती है और आपस में उनकी तुलना करते हुए रोकड़ आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। कैश फ्लो विवरण की विशेषता है, ये एक खाता नहीं है, एक स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। ये कि रोकड़ का विश्लेषण करता है। दो वित्तीय वर्षों की तुलना करते हुए आप रोकड़ शेष की इसके अंदर गणना करते हैं। रोकड़ शेष के कई दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, जिसमें कैश बजट या फंड फ्लो को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आता है रोकड़ प्रवाह विवरण के उपयोग अथवा महत्व। इसमें एक तो कैश इनफ्लोज की गणना की जाती है कि एक वित्तीय वर्ष के अंत में दो बैलेंस शीट्स लेंगे, दो लाभ हानि खाते लेंगे दो वित्तीय वर्ष के, उनकी तुलना की जाएगी और तुलना करते हुए आप ये देखते हैं कि हमारे पास कितना नगद पैसा आया है, तो इनफ्लो की बात होती है। कितना नगद पैसा हमने खर्च कर दिया है, आउटफ्लो की बात होती है। तीसरा विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं। अगर पैसे की अगर मान लीजिए कि दो वित्तीय वर्ष की तुलना करिए, नगद रोकड़ शेष अगर आपके पास कम है तो आप उस कमी की पूर्ति के लिए आप शेयर इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो आप पूंजी के स्रोतों और साधनों का पूंजी की लागत की गणना करते हुए आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, निर्णय में सहायक है। भविष्य के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हमें कितना रोकड़ शेष चाहिए, और अगर आप सही सटीक अनुमान लगाते हैं तो प्रबंधकीय दक्षता की भी मापन इसमें संभव है। अगला आता है रोकड़ प्रवाह विवरण तथा कोष प्रवाह विवरण में अंतर। रोकड़ प्रवाह विवरण एक नैरो एनालिसिस है, छोटा एनालिसिस है, जबकि फंड फ्लो विश्लेषण एक बड़ा एनालिसिस है। अंतर नंबर 2, कैश फ्लो में 2 सालों की केवल रोकड़ शेष की गणना की जाती है, जबकि फंड फ्लो में 2 सालों के संपूर्ण रोकड़ जो कार्यशील पूंजी का पार्ट है उसका विश्लेषण किया जाता है। कैश फ्लो फंड फ्लो का सब्स्टिट्यूट नहीं है, जबकि फंड फ्लो के अंदर कैश फ्लो भी सम्मिलित होता है। अगला, कैश फ्लो एनालिसिस में केवल रोकड़ तुल्य जो कंटेंट्स या जो आइटम्स होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, जबकि फंड फ्लो में रोकड़ के साथ साथ में संपूर्ण जो रोकड़ परिवर्तनीय जो कंटेंट्स हैं, जैसे आपका डेटर है, स्टॉक है, बीआर है, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। एक आपके पास इसमें आएगा रोकड़ प्रवाह विश्लेषण की विधियाँ। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण जो होता है वो 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो आप प्रत्यक्ष विधि के द्वारा बना सकते हैं, एक अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा बना सकते हैं। एग्ज़ाम में कभी मैथड के बारे में लिखा हुआ नहीं आता, इसलिए आप जो अप्रत्यक्ष विधि है उसका ही उपयोग कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लेते हैं। उसमें जो ए भाग होता है उसमें शुद्ध लाभ लिया जाएगा। शुद्ध लाभ में आप उसमें ऐड करेंगे जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का रिटर्न ऑफ, काल्पनिक संपत्तियों का रिटर्न ऑफ, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये सब इसमें ऐड होते हैं। लेस होता है इसके अंदर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व्स, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेट्रा। ये जो निकल के आएगा इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स में कमी होती है तो ऐड होगा, मतलब डेटर्स अगर
पिछले साल से अगर इस साल कम हुए तो डेटर्स का पैसा हमारे पास आया है, तो इसे ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाता है, स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाता है, तो इनडायरेक्टली हमारे पास से पैसा गया। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ गया, बैंक लोन का बैलेंस बढ़ गया, मतलब हमने पैसा रोक लिया। अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज है तो माइनस होगा, मतलब हमने लाइबिलिटीज को पे कर दिया। ये जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे कैश जनरेटेड। इसमें से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, तो निकल के आएगा मेरे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी पार्ट इसमें आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें लेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, संपत्ति बेच दी, पैसा आएगा, ऐड होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर संपत्ति हमने खरीद ली, पैसा गया, मतलब माइनस होगा। इसके अलावा इसमें डिविडेंड रिसीव्ड को और इंटरेस्ट रिसीव्ड को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आएगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा सभी वित्तीय स्रोत। आपने शेयर इशू किया, ऐड करें। प्रेफरेंस इशू किया, ऐड करें। डिबेंचर इशू किया, ऐड करें। अगर आपने लोन लिया है तो ऐड करें। अगर आपने बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स किया है तो माइनस करें। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है तो माइनस करें। रिडेम्पशन डिबेंचर तो माइनस करें। अगर आपने लोन को चुका दिया है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स है, तो माइनस करें। इसके अलावा जो भी ड्राइंग्स है या डिविडेंड पेड है या इंटरेस्ट पेड है ऑन डिबेंचर्स, ये सब भी आपके माइनस हो जाएंगे। ये जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों को ऐड करेंगे तो ये एडिशन कहलाता है टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटीज़। इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट करते हुए आप क्लोजिंग शेष की गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो अदर सूचनाएं होती हैं, उन अदर सूचनाओं के आधार पर फिक्स एसेट्स खाता बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनता है, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट बनता है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट इसमें बनाया जाता है। कैश फ्लो में हमेशा ही प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड को नॉन करंट लायबिलिटीज माना जाता है और इसका हमेशा अकाउंट बनाया जाता है। कई प्रोफेसर्स प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटीज मानने के पक्षधर भी होते हैं, इसलिए आप इन दोनों को करंट लायबिलिटीज भी अगर मानते हैं तो वो सही माना जाता है। छात्र अगर दो खाते कम बनाना चाहें और प्रश्नों को इजीली सॉल्व करना चाहें तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड को करंट लायबिलिटी मानना उचित रहता है। मैं इसका नोट्स का PDF आपको सेंड करूंगा जिसे आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।